चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे 505 में पहले 505.01 है, उसका हेडिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ट्रेडिशनल आंसर है जो सही नहीं है। पुराना क्वेश्चन है, जो पुरानी प्रैक्टिस मैंने होती थी वहां से आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेकिन बेसिकली ये है कि वो बोलते हैं कि क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन सिर्फ ईयर एंड पे हो सकता है क्या, ईयर एंड के बैलेंसेस पे हो सकता है क्या। अब हमने पूरा स्टैंडर्ड पढ़ा, वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था कि सिर्फ ईयर एंड के बैलेंसेस, मतलब कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका आंसर गाइडेंस नोट, अब अगर आप बार बार देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर आइटम को चेक करने के गाइडेंस नोट है, तो वहाँ वहाँ से कुछ बात है, कोई बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछा है उतने पे ही हमको ध्यान देना है। आप बोलेंगे सर जाके गाइडेंस नोट पढ़ूँ क्या, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी हमको ये पता था, गाइडेंस नोट पढ़े बिना हमको ये बात पता थी। आंसर कैसे ड्राफ्ट किया, और पहले उन्होंने पहले समझाया एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक बहुत ही बेहतर तरीका है, बाहर से एविडेंस आता है, बहुत रिलायबल एविडेंस आता है, बैलेंसेस को चेक करने का एक्सेलेंट तरीका है। ठीक है, फिर गाइडेंस नोट है एक जो गाइड करता है, गाइडेंस नोट ऑन हाउ टू डू ऑडिट ऑफ डेटर्स एंड लोन्स एंड एडवांस रिसीवेबल, इनका ऑडिट कैसे करना। और वो बोलता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ईयर एंड पे कर लीजिए, ईयर एंड पे कर लीजिए, या फिर आप कोई नज़दीक डेट होगी वो डेट पे कर लीजिए, कोई भी नज़दीक डेट होगी वो डेट पे कर लीजिए। तो आपको दो ऑप्शन दे देता है वो, इट गिव्स यू टू ऑप्शन, और वो बिल्कुल लॉजिकल है। हमारा ऐसे 505 तो साइलेंट है, उसका मतलब वो तो सभी डेट्स अलाउ करता है, लेकिन फिर उनका कहना है कि मूवमेंट, अगर आपने किसी और डेट पे लिया है तो आपको उसके बीच में का मूवमेंट जो है वो देखना पड़ेगा, उसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर आपने से 31 जैन का अगर बैलेंस लिया, तो जैन के बाद में फेब मार्च, ये 2 महीने में जो मूवमेंट हुए हैं, वो मूवमेंट्स भी आप लोगों को देखने पड़ेंगे कि ये क्या मूवमेंट है, डेटर के अंदर क्या डेबिट एंट्रीज क्या क्रेडिट एंट्रीज है, वो आप लोग देख लीजिए वो बराबर हो रही है ना, और ईयर एंड बैलेंस बराबर मैच हो रहा है ना। आप इसको एज अ सरप्राइज एलिमेंट यूज कर सकते हो, बताओ मत। जनरली क्लाइंट रेडी होता है, क्लाइंट रेडी होता है कि ईयर एंड का कंफर्मेशन होगा, आप उसको बताओ मत, और सडनली जनवरी का ले लो, सडनली दिसंबर का ले लो, तो आप कंफर्मेशन अच्छी चीज़ है बताइए, गाइडेंस नोट आपको ऑप्शन देता है बताइए, दूसरे डेट पे बिल्कुल जाइए, बीच में के मूवमेंट्स चेक कर लीजिए, और सरप्राइज एलिमेंट आप रख सकते हैं, ऐसा उसका आंसर बन जाता है। अगर आपके ऐसे हेडिंग्स लिखे हुए हैं तो आपको रिवाइज करने में भी बड़ी आसानी जाएगी, आपको उसको श्रिंक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो वर्ड पढ़कर या कुछ एक दो वर्ड बढ़ के आपको पूरा कॉन्सेप्ट आप रिकलेक्ट कर ले। फिर 505.04 है, ये ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसा नहीं, यानी अलग अलग टर्म्स डेफिनेशन है ये, दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स। ठीक है, 4 टर्म्स है बेसिकली, उसका डेफिनेशन है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब क्या, जब हम सामने वाले को बोलते हैं कंफर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर को दो और उसमें बताओ कि बैलेंसेस अग्री होते कि नहीं, या फिर सीधा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, या तो अग्री होते कि डिसअग्री होते ये बता दो, या तो जानकारी दे दो, लेकिन जो भी है रिप्लाई ज़रूर करो, उसको पॉजिटिव बोलते हैं। जब ऐसा बोलते कि डायरेक्टली हमको बताना, लेकिन कब बताना, जब डिसअग्री होता है तो उसको नेगेटिव कंफर्मेशन बोलते हैं। नॉन रिस्पॉन्स मतलब अगर लेटर अनडिलीवर्ड हमारे पास वापस आ जाए, मतलब लेटर वापस आ गया और हमको बताया कि यार ये तो डिलीवरी नहीं हुआ, अनडिलीवर्ड, ऐसा होता है ना, जो डिलीवर नहीं होता वापस आ जाता है। हम जब बच्चों को कोर्स भेजते, किताबें भेजते, कुछ वापस आ जाती है कोई रीज़न की वजह से, अनडिलीवर्ड है, तो अनडिलीवर्ड है, वो भी नॉन रिस्पॉन्स है। फिर डिलीवर होने के बाद में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उन्होंने, या फिर रिस्पॉन्ड किया लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी, जो मांगा था वो नहीं दिया, तो उसको हम लोग नॉन रिस्पॉन्स, या तो डिलीवरी नहीं होना, या तो जवाब ही नहीं देना, जवाब या पार्शली देना, ऐसे इसको हम लोग नॉन रिस्पॉन्स बोलते हैं। एक्सेप्शंस, जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन में जवाब आता है, रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स में जो इन्फॉर्मेशन है और हमारे रिकॉर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन है, जब वो मैच नहीं होते, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है।
एक्सेप्शन मैंने लेक्चर पढ़ाते वक्त वहाँ पे मिस्टेक बोला था। मिस्टेक से बेहतर वर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ मिसमैच। मैं मिसमैच सिर्फ डिफरेंस है, मिसमैच है, दैट विल बी बेहतर, दैट विल बी अ मच बेटर वर्ड। मिस्टेक सीधा हम नहीं बोल सकते, हो सकता है वो डिफरेंस जेन्युइन हो, जेन्युइन डिफरेंस है वो, ऐसा हो सकता है। मतलब हमने उसको गुड्स भेजे, उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, हमारी बैलेंस विथ एंट्री है, उनका बैलेंस विदाउट है, वो भी हो जाएगा। तो कभी कभी डिफरेंस निकलता है, तो उसको मिस्टेक बोलने से अच्छा बेहतर उसको आप मिसमैच बोलेंगे, ठीक है। फिर 505 है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर बताइए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर बताइए। एक तो हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और 4 स्टेप्स होते हैं, हम लोग उसको पढ़कर आए। वी हैव सीन द 4 स्टेप्स, उसके बारे सबके बारे में शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 505.07 है, फैक्टर्स, ये भी हम पढ़कर आए। आप लेटर पे ध्यान दीजिए, और फिर सारे फैक्टर्स आपको अपने आप याद आ जाएंगे, हमने देखा भी, उसकी थ्योरी दी हुई है। मैंने ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यही सारे वर्ड्स थे। इन्फॉर्मेशन को देखकर असर्शंस के बारे में सोचो, पूरा होने के बाद आखिरी में रिस्क के बारे में सोचो, लेटर देख के लेआउट एंड प्रेजेंटेशन के बारे में सोचो, प्रायर एक्सपीरियंस के बारे में सोचो, लेटर बनने के बाद मेथड क्या होगा, सिग्नेचर को देखकर ऑथराइजेशन के बारे में सोचो, फिर इन्फॉर्मेशन से एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग उसको सोचो। तो ये सारी बातें हम लोग कवर करके आए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिलायबिलिटी कौन से बातों पर डिपेंड करती है, ये पूरा हम लोग डायग्राम देख कर है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर कैसा था, कौन से पर्सन से आ रहा है, कौन सा सोर्स है, फिर मीडियम कौन सा है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है तो इज इट सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, लैंग्वेज क्या यूज़ हो रही है, व्हाट लैंग्वेज इज बिंग यूज्ड, और फिर डायरेक्टली हमको मिल रहा है क्या। वही बात है कि अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हमने लगाई है क्या, ठीक है। एज पर एस एफ 505, द रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स अपॉन, अमंग अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसीजर बाय ऑडिटर इन डिजाइनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसको डिजाइन बराबर किया है ना, आपने बहुत सोच समझ के उसको डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद आपने उसको परफॉर्म किया, और आपने रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया। मतलब इन जनरल आपने पूरी प्रोसीजर को अच्छे से परफॉर्म किया ना, तय किया, चारों स्टेप्स उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया, उसकी जब रिस्पॉन्स है उसको आपने पढ़ा। ऐसे 500 इंडिकेट्स दैट इवन व्हेन द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम, ऐसे फाइंड तो बताता है ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, circumstances may exist that affect the reliability. All responses carry some risk of interception, alteration or fraud. हमेशा रिस्क होती है, हो सकता है बीच में कोई लेटर बदल दे, उसको बदल दे। द रिस्क एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फैक्टर्स दैट में इंडिकेट डाउट्स, ठीक है। मैंने बहुत सारे फैक्टर्स कवर किए। यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली मिल रहा है तो प्रॉब्लम है, ओरिजिनली इंटेंडेड पार्टी से नहीं मिल रहा है, डिफरेंट सोर्स पर्सन से मिल रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम रिलायबल नहीं ऐसा मानते हैं, अगर सबूत रिलायबल नहीं है तो क्या करना चाहिए, हम लोगों को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी। वी नीड टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, पता करना पड़ेगा रिलायबल है कि नहीं है, तो रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर ऑब्टेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें आप लोग, हम लोग जो पढ़कर आए, ठीक है, व्हाट टू डू इफ नॉट रिलायबल, अगर रिलायबल नहीं है तो क्या करना। फिर हम लोग एक डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने फैक्टर्स देखे, ये दो चीज़ें ऐसे 500 में लिखा हुआ है कि कभी कभी बाहर से आने वाली चीज़ हो सकता है रिलायबल ना हो,
अगर सामने वाला बंदा इतना भरोसेमंद नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता रिलायबल ना हो, ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं मिला हो सकता रिलायबल ना हो। और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, सिंपल यहाँ पे वर्क इन एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन्होंने बताया कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हम चारों स्टेप डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं, हमको जवाब मिलते हैं, उसको स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बेसिकली क्या काम होता है, वो काम अच्छे से करोगे तो रिलायबल बातें मिलेगी। इन जनरल उन्होंने बोला वर्क इन एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन जनरल क्या होता है, लेकिन 500 समझाता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन होने के बावजूद हो सकता है कभी कभी रिलायबल ना हो, फिर वो कौन से फैक्टर्स है और रिलायबल नहीं रहा तो क्या करना, वो दिया है। मैनेजमेंट रिफ्यूज करे तो क्या करना चाहिए, ये हम लोग देख कर आए, चार्ट में हम लोगों ने देखा भी, चार्ट थोड़ा सा हमने डिफ्रेंशिएट भी किया। रीजनेबल नहीं होगा, ECWG को इन्फॉर्म करिए इमीडिएटली, एरिया की तरफ बढ़िए। रीजनेबल होगा, ठीक है, तो सोच समझ के फिर एरिया की तरफ बढ़िए। दोनों में एरिया की तरफ हमको बढ़ना ही है, और आखिरी में सबूत मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले सबूत हमको तो हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारा ओपिनियन। MCQs पे आते हैं। देखिए एमसीक्यूज कभी कभी जजमेंट बेस्ड हो जाते हैं, जजमेंट हम लोगों को लगाना पड़ता है, कभी कभी जानकारी आधी अधूरी होती है। बीच में एक MCQ को लेकर मैंने पहले बोला यार इसकी लैंग्वेज देखकर लगता है ये आंसर होना चाहिए, फिर फिर मैंने बोला कि यार इसके ये एक फ्लेक्सिबल एक रिजिड है, दूसरा आंसर लगता है। उस MCQ में जानकारी की बहुत कमी थी, देयर वाज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और कुछ हिडन अजम्पशन भी हो सकते, दैट्स फाइन, ऐसा होने ही वाला है, CA के पेपर्स है, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। चिंता मत करिए, आपको जो बेस्ट लगता है जवाब दीजिए, और अगर आप कॉन्सेप्चुअल है, मोर ऑफर देन नॉट आप एकदम सही जवाब देकर आएंगे। नाउ पहला है 20 पेज नंबर 20 पे। ओके, लाइन से है ये एक एक करके। यहाँ पे बेसिकली ऐसा बोला है कि अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर्स का एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाया जा रहा है, उसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाया जा रहा है, दे आर नॉट इन अग्रीमेंट। उन्होंने जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाए थे कुछ चीज़ें अग्री नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें अग्री हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अग्री हो गई, सिर्फ 5 ऐसे थे, सपोज 100 भेजे, 95 मैच हो गए, 5 मैच नहीं हुए, मतलब डिफरेंस निकला, मतलब एक्सेप्शन निकला, एक्सेप्शन निकला, मिस मैच निकला, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो 5 को, ठीक है, 95 मैच हो गए ना, बस छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम करेंगे, ऐसा हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो आगे बढ़ो, एक्सेप्ट कर लो आगे बढ़ो, ऐसा दिया हुआ था, एक्सेप्ट करिए, ठीक है, एक्सेप्ट करके नहीं, जहां पे मिसमैच निकल रहा है उसके तहकीकात करनी पड़ेगी, क्यों मिसमैच निकल रहा है, डिफरेंस है तो क्यों है, आपने कुछ एंट्री अगर दोनों ने सेम एंट्रीज पास की, दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, कौन सी एंट्री किसने पास नहीं की, हमारी तरफ से कुछ पेंडिंग है, उनके तरफ से कुछ पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, हाँ भाई, आ, आप गुड्स भेज चुके थे तो आपने एंट्री पास कर दी, हमारे पास अभी तक गुड्स नहीं आए तो हमने परचेज की एंट्री पास नहीं की, इसलिए डिफरेंस है, आप गुड्स भेज चुके हैं लेकिन हमको मिले नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से डिफरेंस है, हम आपको पैसे पे कर चुके हैं आपको मिले नहीं, कैश इन ट्रांजिट की वजह से डिफरेंस है, ये टेम्पररी डिफरेंस से चलते हैं, लेकिन इसके अलावा डिफरेंस क्यों है, कोई डिस्प्यूट है क्या, वो आपसे ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, आप पैसा देने को तैयार नहीं है, तो उसकी एडिशनल प्रोसीजर तहकीकात हमको करनी पड़ेगी डेफिनेटली, उसको छोड़ थोड़ी सकते हम लोग। फिर 505.2 है, फेलियर फ्रॉम कंफर्मिंग पार्टी, अगर
वहां से लेटर अनडिलीवर्ड आ जाता है, या फिर वो रिप्लाई नहीं करते, पार्शियल रिप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या बोलेंगे उसको? नॉन रिस्पॉन्स बोलेंगे उसको, ठीक है। फिर a request that confirming party respond directly only if confirming disagree होंगे ना तभी रिप्लाई करना, तो नहीं करना। डिसअग्री होंगे तभी रिप्लाई करना, ये तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। फिर इसके बाद नो रिप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्ट कंफर्मेशन, नो रिप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर एज पार्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस द ऑडिटर शुड परफॉर्म। कोई रिप्लाई नहीं मिला है, नो रिस्पॉन्स, अरे कोई जवाब नहीं मिला, बस छोड़ देंगे, हमने तो मांगा था उन्होंने दिया, छोड़ देंगे। अरे अगर जवाब नहीं मिला मतलब सबूत नहीं मिले, एडिशनल टेस्टिंग करनी पड़ेगी साहब। तो अब डेटर में एडिशनल सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक करना, हाँ ये एडिशनल टेस्टिंग है, ठीक है। जब सामने लोग पेमेंट करते ना, हमको इंटीमेट करते, जब इंटीमेट उसी को एडवाइस बोलते, उन्होंने पेमेंट करके, उन्होंने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद में हमको रेमिटेंस दिया, उससे मैच कर सकते? यस, बिल्कुल कर सकते। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बैलेंस ensuring it consists of identifiable transaction confirming that these revenue transactions actually occurred, these revenue transactions actually occurred मतलब डेटर, आप डेटर का बैलेंस है 50 लाख का, तो एग्जैक्टली वो कौन से सेल्स है जिससे बैलेंस बना है, मतलब 50 लाख है तो एक इसमें 15 लाख का सेल है, दूसरा 25 लाख का सेल है, एक 10 लाख का सेल है, ऐसे 3 सेल के ट्रांजैक्शन है। बैलेंस का डिटेल निकालना इनवॉइस वाइज कि भाई ये एग्जैक्टली कौन से इनवॉइस के बैलेंस है, और फिर वो देखना कि सही में ट्रांजैक्शन हुआ था क्या, वेदर दिस ट्रांजैक्शन हैपेंड, ठीक है। अब बी में भी बोल रहे कैसे चेक करना, सी में भी बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से बोथ बी एंड सी आंसर होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ बी आंसर दिया है, मुझे तो लगता है कि दोनों में सबूत मिल रहा है, इन बोथ वी आर गेटिंग एविडेंस डेटर को लेकर, तो मेरे हिसाब से ये आंसर है। मैंने आपको बोला कॉन्सेप्चुअल, चलो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा आने वाला जरूरी थोड़ी है हम लोगों को, ठीक है, आ भी सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो आंसर सही कर दे बाद में। जहां पर मुझे लगता है कि गड़बड़ है, मैं जवाब बोर्ड ऑफ स्टडीज को इमीडिएटली मेल कर देता हूँ कि यार मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, आप देखिए। आप हमेशा कॉन्सेप्चुअल चल रही है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे अजीबोगरीब, बट ट्राई टू रिमेन एज कॉन्सेप्चुअल एज यू आर, बिकॉज रॉन्ग क्वेश्चंस में गेट रेक्टिफाइड एंड वो रेक्टिफाई हो सकते हैं, और हो सकता है यू मे गेट अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। फिर इसका फिफ्थ, स्टेटमेंट 1 में रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, मिसमैच मतलब क्या, एक्सेप्शन होता है, उन्होंने निगेटिव कंफर्मेशन है, पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद में फेलियर मतलब रिप्लाई नहीं किया, उसको हम नो रिस्पॉन्स बोलते हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, अभी पूरे होने के हमारे, हमको पता है ये करेक्ट है 230, सेकंड पेज के बाद थर्ड पेज आता है, शॉर्टकट याद है कि भी आपको, सेकंड पेज के बाद थर्ड पेज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, बाकी करवाने मुझे। सब्सिक्वेंट इवेंट ये हम देखेंगे, अभी आपको पता नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का 580 होता है, पढ़ेंगे अभी आपको पता नहीं, चिंता मत करिए इसकी, है ना, जबरदस्ती चिंता मत करिए। लाइफ में किसी भी चीज़ का फालतू में टेंशन नहीं ले लेने का, मतलब इतनी बेवकूफ़ी करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। अभी कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड एंड फोर्थ, निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्स इन द फॉलोइंग। निगेटिव में सिर्फ डिसएग्रीमेंट रहा तो रिप्लाई करना, तो आंसर इज बी। फिर फेलियर मतलब नॉन रिस्पॉन्स बोला है, करेक्ट। डिफरेंस मतलब एक्सेप्शन बोला है, करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर एक केस स्टडी नंबर 11 वो डिलीट की थी, आउटडेटेड हो गई, कुछ प्रॉब्लम था उसमें, डिलीट किया हुआ उसको, तो उसको आप वो 2 MCQ आप छोड़ सकते हैं, ठीक है।